पिछला क्लास हम लोग जो चल रहे थे खनिज संसाधन इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका प्रारंभ किए थे और खनिज संसाधन को आज हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे। एक क्लास आज के बाद और होगा तो एक खनिज संसाधन पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग तब चलेंगे उद्योग के बारे में और उसके बाद भारत का भूगोल आपका लास्ट कर जाएगा। तो चलिए हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। खनिज संसाधन में हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे लौह खनिज, अलौह खनिज, तमाम खनिज के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। इसमें धात्विक और अधात्विक के बारे में देखे थे, फिर धात्विक में लौह और अलौह था, अधात्विक में कार्बनिक और अकार्बनिक थे। पिछले क्लास में हम लोग सुन चुके थे लोहा के बारे में। लोहा किस खनिज से प्राप्त होता है, उसके अयस्क का नाम हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, सब हम लोग सुन चुके थे। लोहा के बाद हम लोग फिर देख चुके थे बॉक्साइट, और बॉक्साइट के द्वारा ही हम लोग देखे थे मुख्य रूप से एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम लोग देखे बॉक्साइट के बाद पिछले क्लास में तांबा। तांबा भी आपको बताया था कि मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया उस धातु का नाम तांबा था, और तांबा राजस्थान के खेतड़ी सबसे पुराने खान थे, वहां से लगातार निकाले जा रहे थे। हम लोग पिछले क्लास में सुन चुके थे। आज के क्लास में छोटे छोटे दो चार पहलू और हम लोग सुनेंगे। एक महत्वपूर्ण हम लोग देखें जहां से अब्रक है, चूना पत्थर है, ये सभी के बारे में, सोना है, चांदी है, सभी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो पहले अब्रक के बारे में हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। अब्रक आप लोग देखे होंगे, जल्दी कमेंट्स बॉक्स में बताओ अब्रक कहां देखे हो। जो देखे हो वो लिख के बताओ अब्रक कहां देखे हो। नहीं देखे हो लोग लिखो कि नहीं देखे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोडरमा में देखे हैं। चलिए, और कोई बच्चे नो नहीं देखे हैं? राहुल गुप्ता जी, रेज हैंड का जरूरत नहीं है, सिर्फ कमेंट कीजिए। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई लोग जो है इसमें देखे भी हैं, कई लोग जो है देख रहे हैं कि इसमें नहीं में भी पक्ष में है, दोनों तरह की बात आ रहे हैं। तो हम लोग जरा यहाँ पर ध्यान दें। अब्रक छोटे छोटे चमकीले रेत के समान बालू में मिले हुए होते हैं। बालू में जो चमक वाला सिस्टम जो देखे हो उसी का नाम है अब्रक। ये आप लोग जो लोग नहीं लिखे हो कि नहीं देखे हैं वो लोग को बता दें, अबीर के साथ भी ये मिला हुआ होता है। जो नहीं लिखे हो कि नहीं देखे हैं उनको बता दें, जन्मदिन में भी अब्रक मिला हुआ आप देखे होंगे। बैलून में भर देते हैं, ब्लास्ट करते हैं, बाल वगैरह में चमक चमक वाला पड़ जाता है, तो कोई फंक्शन पार्टी में भी आपको चमक वाला लग जाता है, वो अब्रक है। तो अब्रक आप सभी लोग देखे हैं, ये तो आप समझ गए। रेत के साथ मिला हुआ चमकीला पदार्थ, अबीर के साथ मिला हुआ चमकीला पदार्थ, या इसी में हमने आपको बता दिया कि ये आप लोग जन्मदिन वगैरह में जो आप पार्टी फंक्शन करते हो उसमें भी जो एकदम चमकीला पदार्थ देखते हो वो अब्रक है। अब अब्रक का एक खास गुण है जो किसी पदार्थ में तुम ऐसा नहीं देखोगे। एक लौता दुलरुआ ऐसा गुण रखता है, और वो गुण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। देखो, दो तरह की चीज है, एक विद्युत और दूसरा ऊष्मा। समझना जरा बढ़िया से। प्रायः ऐसा ही होता है कि जिस पदार्थ से विद्युत धारा जाएगा उससे ऊष्मा जरूर जाएगा। उल्टा भी, अगर किसी पदार्थ से ऊष्मा नहीं जा रहा है तो धारा नहीं जाएगा। प्लास्टिक, अगर इस किनारे को गर्म करें तो ये किनारे गर्म नहीं हो रहा है, धारा भी नहीं जाएगा। अब्रक एक बहुत दुलरुआ पदार्थ है। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ऊष्मा प्रवाहित होता है परंतु धारा प्रवाहित नहीं होता है। देखो कितना बेजोड़ गुण है। अब्रक में ऊष्मा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसीलिए आयरन वगैरह का जो क्वाइल है, पत्थर है, इसमें अब्रक का प्रयोग करते हैं ताकि ऊष्मा चला जाए लेकिन करंट नीचे ना जाए। तो हम लोग जरा दिमाग में बैठा लिए कि अब्रक एक बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा, उसमें कर दिया क्या, 1 2 3 4 दे दिया, और इसमें 1 नंबर में दे दिया ऊष्मा का कुचालक, 2 नंबर में दे दिया ऊष्मा का सुचालक, 3 नंबर में दे दिया विद्युत का कुचालक, और 4 नंबर में दे दिया विद्युत का सुचालक। अब ये 4 नंबर दे करके और उसने यूपीएससी में पूछ दिया कि बताओ अब्रक के लिए सही है। अब आपको चॉइस था 1 3 2 3 2 4, ऐसे चॉइस दिया गया। आप जल्दी से गेस करो अब्रक के लिए इसमें कौन सा सही होगा। हम समझते हैं सभी बच्चे इसको आंसर कर पाओगे। जल्दी से लिख दो आंसर में कौन सा सही होगा। अभिषेक जी, गौतम जी का कुछ ठीक लग रहा है, कई बच्चे सिर्फ 2 लिख रहे हैं, कई बच्चे सिर्फ 4 लिख रहे हैं, 2 3 2 3, और कुछ सही आ रहा है। अभी हमने बताया कि अब्रक का जो गुण है ये विद्युत ऊष्मा का सुचालक है, तो 2 सही है, विद्युत का कुचालक है तो 3 सही है, तो इसीलिए सही आंसर 2 3 जिन्होंने सोचा वो सही आंसर है। तो अब हम लोग जरा दिमाग में बैठाएं। अब्रक के लिए हम लोग देखें तो मुख्य रूप से रेत का जो भी जगह है, बिहार में भी बालू काफी मात्रा में है जहां अब्रक होते हैं, झारखंड में भी अब्रक है। इसके बाद हम लोग चले राजस्थान में, मरुस्थल में पूरे आप देख सकते हैं रेत ही रेत है। ये सभी अब्रक पे पूरे का पूरे मेन जगह है। अब्रक में जो आप देखते हो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अब्रक है जो मॉस्को व्हाइट से प्राप्त होता है। अब आपको पूछा जाएगा मॉस्को व्हाइट है, तो आप ध्यान रखना अब्रक का अयस्क है और यहां से मॉस्को व्हाइट से अब्रक प्राप्त होता है। बाकी प्रथम द्वितीय तृतीय की चर्चा तो हम लोग एक बार करेंगे।
झारखंड कोडरमा वगैरह सब चीज आपका है। अब हम लोग जरा ध्यान दें, आज रूटीन नहीं दिया, रूटीन सब चीज नॉर्मल होगा तो देने की आवश्यकता नहीं, आज तो सब रूटीन नॉर्मल केस में था आपका, जैसे चल रहा था पॉलिटी इकोनॉमी सब चीज वही था, केवल हमारा क्लासेस चेंज था तो भी सबको सूचना हमने दिला दिया था ऐप के माध्यम से। चलिए तो अब इसमें हम लोग जरा ध्यान दीजिए, अवरक के गुण के बाद अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट एक और देखते हैं, चूना पत्थर। चूना पत्थर के बारे में हम लोग देखें, आप सभी लोग को मालूम होगा चूना पत्थर का सबसे ज्यादा उपयोग कहां से होता है, जल्दी से बता दीजिए किस पदार्थ में चूना पत्थर का हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, घर पेंट करने में या जो आपको लगता है, जल्दी से जल्दी आप एकदम सोच के बताइए चूना पत्थर का सबसे मेन उपयोग कहां है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब देखिए धर्मेंद्र जी दिए हैं, अन्य सभी लोग भी दे रहे हैं, आनंद जी भी दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है चूना। देखो पुराना जो मकान होता था वो चूना पर ही बनाए जाते थे, आजकल हम लोग उसी चूना से सीमेंट बनाते हैं और चूना पत्थर का सबसे मेन उपयोग सीमेंट में है। ऐसे लोहा के शुद्धिकरण में है, घर की पुताई में बहुत सारे उपयोग है, लेकिन सबसे मेन उपयोग सीमेंट है। रिवर्स क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सीमेंट के लिए सबसे प्रमुख कच्चा पदार्थ निम्नलिखित में कौन है, तो आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। बाकी हम लोग फिर चलेंगे चूना पत्थर के उत्पादन में प्रथम कौन, द्वितीय कौन, ये सब निकलते जाएगा। अब छोटे छोटे स्टेप में हम लोग चले तो हम लोग अभी देखिए सोना के बारे में, चांदी के बारे में, हीरा के बारे में, बहुमूल्य जो भी हमारा पदार्थ धातु में है, सोना चांदी, इनके बारे में हम लोग सुनते हैं। सोना हम लोग जरा ध्यान दीजिए, सोना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम में है, आभूषण के रूप में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है। आप जानते हो सोना और चांदी प्रायः मुक्त अवस्था में ही होते हैं, क्योंकि सोना चांदी जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करते। अब तुम सोचो ना कि सोना किसी एसिड में भी नहीं गलता, सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दो, नाइट्रिक एसिड में डाल दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दो, किसी एसिड में डाल दो, सोना को कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ एक चीज में गलता है, उसका नाम है अम्लराज, इक्वेरेजिया। और अम्लराज एक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, दो एसिड का मिश्रण है, वो दोनों मिला दोगे वो भी एक निश्चित अनुपात में, वहां पे सिर्फ गल सकता है, अकेले कुछ नहीं होता। अगर आपको सोना ऐसे ही रखे हुए हो कुछ नहीं होगा, उसमें कुछ धूल कण गर्दा लग भी गए हैं तो उसको आप किसी चीज से साफ कर सकते हो। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि सोना के बारे में हम लोग देखें कि ये मुक्त रूप से ये आराम से रह सकता है। चांदी की भी वही स्थिति है, मुक्त अवस्था में ही रह सकता है। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, इससे कठोर ईश्वर ने कुछ नहीं दिया। कभी भी आपको देख के बताओ प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो आंसर हीरा। तो हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। चांदी और सोना के बारे में आप सभी लोग जानते हो, सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, जल्दी से आंसर भेजो। सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, आंसर भेज दीजिए। वेरी गुड, मध्य प्रदेश में कुछ बच्चे लिखे हैं, कर्नाटका में लिखे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और भी कोई बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करो, उससे आपको पता चलेगा कि आप लोग कितना बढ़िया कर पाते हो। वेरी गुड, देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग इंडिया की बात अभी पढ़ रहे हैं, फिर विश्व के साथ एक साथ जोड़ेंगे। सोना का मेन खान हम लोग देखें कर्नाटक में है। कर्नाटक में सभी लोग जानते हैं सोना का दो मेन खान है, एक का नाम है कोलार और दूसरा का नाम है हट्टी। आपको कभी भी पूछ सकता है कोलार किसके लिए फेमस है, हट्टी का खान भी किसके लिए फेमस है, तो ये दोनों कोलार और हट्टी मेन कर्नाटक में है और यहाँ पे सोना सबसे ज्यादा निकाला जाता है। अगर हम दूसरे राज्य की बात करें तो एक और राज्य है आंध्र प्रदेश, यहाँ भी सोना रामगिरी खान से प्राप्त होते हैं और यही दोनों राज्य प्रथम और द्वितीय स्थान पर भी है। तो हम लोग देखें तीन खान मुख्य रूप से सोना के लिए फेमस है, कर्नाटक का खान, हट्टी का खान, रामगिरी का खान, ये सोना के लिए। और बाकी वर्ल्ड जब चलेंगे तो साउथ अफ्रीका और कई कंट्री हम लोग देखेंगे जहां सोना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा है। सबसे सस्ता सोना तुमको लेना है तो कहां से लेना ठीक रहेगा, विश्व परिदृश्य में अगर हम देखें तो वो सभी चीज वर्ल्ड के सापेक्ष हम लोग को कल के क्लास में सीखना है। आज केवल कोशिश कर रहे हैं कि सबका आउटलाइन सभी चीज का बनते चला जाए। तो आप समझ गए कि सोना कर्नाटक के दो खान कोलार और हट्टी, दूसरा हम लोग देखें कि आंध्र प्रदेश के खान हो गए रामगिरी खान, ये सभी सोना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध है। जल्दी बताओ चांदी ये सबसे ज्यादा किस राज्य से भारत में प्राप्त होते हैं। चांदी के साथ दो तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये धातु में सबसे अधिक चालकता रखता है, ये धातु में सबसे कम प्रतिरोधकता रखता है। प्रतिरोधकता का मतलब है रुकावट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे कम प्रतिरोधकता तो चांदी होगा, सबसे अधिक चालकता तब भी चांदी होगा। और चांदी हम लोग जानते हैं कि ये थोड़ा रिएक्शनेबल होता है। चांदी का बर्तन तुम्हारे पास है, सब चीज खा पी सकते हो, केवल अंडा इसमें नहीं ले सकते, वहां रिएक्शन कर जाएगा। वर्ल्ड में मैक्सिको और तमाम हम लोग देखेंगे कई कंट्री के बारे में चर्चा होगी। अभी इंडिया के सापेक्ष हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा चांदी इंडिया में राजस्थान में पाए जाते हैं और राजस्थान में मेन जगह है चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ के खान से सबसे ज्यादा चांदी हम लोग को प्राप्त होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेन चांदी राजस्थान का चित्तौड़गढ़ है, वो चांदी सबसे ज्यादा हम लोग को प्राप्त करवाता है। अगला नंबर हम लोग देखें हीरा। तो हीरा के बारे में हम लोग जरा खूब बढ़िया से सुनिए, इससे कई प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। पहला तो आपको रहेगा कि बताओ सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो हीरा। दूसरा, हीरा आप जानते हो कि किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। हीरा बहुत कठोर पदार्थ है, अगर इसे आग में डाल दिया जाए तो क्या होगा, एक बार कल्पनात्मक क्वेश्चन भी दे दिया, जल्दी सोच के बताओ। हीरा को अगर आग में डाल देंगे तो क्या होगा, सोच के बताइए जल्दी से।
वाह, कई लोग लिख रहे हैं रेज हैंड अभी भी देखो, 2 नालायक लोग किए हुए हैं, हम लोग रिमूव कर देंगे, पूरा घंटी छूट जाए। रेज हैंड वाला नहीं उठा, उससे तुम्हारे कमेंट्स देखने में दिक्कत होती है, ना तुमको ठीक से देख पाते हैं, ना कमेंट ठीक से देख पाते हैं। सिर्फ लिखिए। चलिए जल्दी से बता दीजिए, हीरा को आग में डालेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। देखिए कुछ भी नहीं होगा। वाह, वेरी गुड। अरे यही इसीलिए तो पूछता है, हीरा कार्बन का अपरूप है और कार्बन को कभी भी आग में डाल दोगे तो जल के खत्म हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। इसीलिए पूछता है, क्योंकि चॉइस ए में देता है हीरा कठोर पदार्थ है, आग में कुछ नहीं होगा। और बच्चे बड़ा खुश होते हैं कि हीरा को आग में डाला, सर समझाए थे, कठोर है, कुछ नहीं होगा, उसी को मार के छोड़ देता है, पूरा जल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। ये आपको दिमाग में सेट करना चाहिए। अगला नंबर हम लोग जरा दिमाग में ठीक ठाक सेट कर लें तो हीरा के बारे में नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरा का भारत में सबसे मेन खान, तो आपको ध्यान रखना है हीरा पन्ना। ये हीरा पन्ना ज्वेलर्स आप लोग नाम सुने होंगे। पन्ना का खान सबसे इंपॉर्टेंट है और ये खान मध्य प्रदेश में। हीरा पन्ना ये सभी को दिमाग में सेट रहना चाहिए। और हीरा के उत्पादन में सबसे इंपॉर्टेंट स्थान, मेन खान जो है वो पन्ना का खान है। हीरा पन्ना दिमाग में आपका सेट रहना चाहिए और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में आपको दिमाग में सेट हो गया कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब जल्दी से एक और हम लोग देख लें सीसा के बारे में। अब अधिकांश खनिज हम लोग सुन लिए, अब मेन चलेंगे कार्बनिक खनिज के बारे में, कोयला और पेट्रोलियम। उससे ज्यादा प्रश्न रह सकता है, इसलिए उसको कोयला भी सुनेंगे, आज पेट्रोलियम भी सुनेंगे। तो ये सब खनिज आज सुन लेंगे। अगले दिन सभी खनिज का भारत में किस राज्य का स्थान क्या है और विश्व में कहां पे सबसे ज्यादा है, उससे कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछ सकता है। एक नजर उस पर भी देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। पहला एक जल्दी से ऑब्जेक्टिव बताओ, ऐसा तो क्वेश्चन केमिस्ट्री का हो गया। सीसा जल्दी बताओ किस अयस्क से प्राप्त होता है, जल्दी आंसर दे दीजिए। सीसा किस अयस्क से प्राप्त होता है? अभिनव जी केवल लेक्चर नहीं है, सब लिखा हुआ आप लोगों को पीडीएफ अपने आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे पढ़ ही रहा है। एक दिन बैठेंगे सबका पीडीएफ मिलेगा, बैठ के जितना लिखना है वहां बैठ के एक बार पढ़ लीजिएगा। नहीं लिखते हैं तो वहां पर उसको लिखिएगा, सब हो जाएगा, बिना मतलब परेशान मत रहिए। सीसा किस अयस्क से प्राप्त होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सीसा आप जानते हैं गैलेना से प्राप्त होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। सीसा गैलेना से प्राप्त होता है और गैलेना से सीसा मिल गया। जल्दी बताओ सीसा सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? तो इसमें भी फिर आंसर है राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान एक बिल्कुल सही जवाब है। सीसा सबसे ज्यादा राजस्थान से हम लोग को प्राप्त होते हैं। अब मुख्य रूप से कार्बनिक पे हम लोग चले तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी हम लोग कहानी सुनेंगे कोयला का। कोयला के बाद तब हम लोग फिर सुनेंगे पेट्रोलियम का। दोनों का स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा। सुनिए जरा ध्यान से, एक नजर हम लोग सुनते हैं कोयला है क्या। तो कोयला के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण भूगोल के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में हुआ। कार्बोनिफेरस युग में कोयला का निर्माण हुआ है। कब कौन सा युग है उसके लिए क्लास भी आपका अलग से होगा, जिससे ये सभी बीच में जो टर्मिनोलॉजी आते हैं उसको समझना आपके लिए आसान हो। तो ऑब्जेक्टिव कभी भी आएगा कि कोयला का निर्माण मुख्यतः कब हुआ, तो आंसर कार्बोनिफेरस हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा स्टेप को समझो। पहले पूरे पृथ्वी एक स्थल खंड थे जिनको पेंजिया कहा गया और सिर्फ एक जगह जल थे जिस जल को टेथिस सागर कहा गया। देखो जो जल है सिर्फ एक है जिसका नाम टेथिस सागर है और स्थल खंड सिर्फ एक है जिनका नाम पेंजिया है। धीरे धीरे इन सभी के बनावट में परिवर्तन आते गया और यह दो भागों में विभाजित हो गया। ये ऊपर वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं इसी का नाम पड़ा अंगारा लैंड और नीचे वाला जो देख रहे हैं इसका नाम पड़ा गोंडवाना लैंड। देखो भारत का भी जो स्ट्रक्चर देखते हो, इतना दूर का स्ट्रक्चर एक गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है और ऊपर का स्ट्रक्चर एक अंगारा लैंड का क्षेत्र है। ये निचला स्ट्रक्चर गोंडवाना लैंड का सेक्टर है, ऊपर का स्ट्रक्चर अंगारा लैंड का सेक्टर है। तो हम लोग देखें कार्बोनिफेरस युग में बहुत ज्यादा नदियों में बाढ़ आए। उस समय कोई मनुष्य वगैरह नहीं रहते थे और पूरा गोंडवाना लैंड का क्षेत्र जलमग्न हो गया। और इसके जलमग्न होने के बाद बाढ़ की धारा इतने तेज थे कि सभी यहाँ पर पेड़ पौधे अधिकांशतः बह गए और कई बहने के बाद नदियों के जो मेन तलहटी है वहां पे पहुंच गए। कई लोग और गहराई में गए और धीरे धीरे जब पानी इनके सूखे तो ये गोंडवाना लैंड के क्षेत्र में कुछ बहुत नीचे कुछ उसके ऊपर पेड़ पौधे इस प्रकार इन क्षेत्रों में पूरे एक दब गए मिट्टी के भार से और अंदर में ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, अंदर में नमी नहीं रह पाया, दबाव के कारण नमी भी खत्म हो गए। तो वही पेड़ पौधे वहां पे इन दोनों की अनुपस्थिति के कारण सड़े नहीं, उनके रूप में परिवर्तन हुआ और यही पेड़ पौधे का रूप बदलकर कोयला बन गया। और कोयला इसीलिए पेड़ पौधे से बना, इसीलिए अच्छा से जलता भी है। अब ये डिपेंड करता है कौन कितनी गहराई पर गया, उसके अनुसार से कोयला के टाइप्स भी अलग हो गए। कुछ कोयला ऊपर में भी पाया गया, तो ये तो गोंडवाना लैंड का कोयला नहीं था, तो इसकी मात्रा बहुत कम है और इसीलिए भारत में जो आप कोयला देख रहे हो ये कोयला मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं गोंडवाना समूह के कोयला और दूसरा को हम लोग कहते हैं टर्शियरी समूह के कोयला। बहुत बढ़िया से ध्यान दोगे, एकदम क्लियर होना चाहिए सबका। दो तरह के कोयला भारत में पाए जाते हैं। एक कोयला है गोंडवाना समूह का कोयला, ये सबसे पहले निर्माण हुआ। ये जो कहानी आपको बताए ये 20 करोड़ साल पहले की कहानी है, इसीलिए
गोंडवाना समूह के जो कोयला है ये भारत में सबसे प्राचीनतम कोयला है, 20 करोड़ साल पहले, और यही कोयला इंडिया में सबसे ज्यादा है। इसीलिए जो भी कोयला आपको इंडिया में मिलेगा वो ज्यादातर कोयला देखो बिहार जैसे ही लास्ट होगा, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, यहाँ पे महाराष्ट्र का कुछ सेक्टर, आंध्र प्रदेश का सेक्टर, गोंडवाना समूह के सेक्टर में कोयला मिलेगा। अब बताओ कोई बच्चे बिहार का है और बिहार में, उत्तर प्रदेश में पूरा खनन कर रहा है, कोयला नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो झारखंड में खुद मिल रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ का सेक्टर अंगारा समूह का सेक्टर है, यहाँ उस प्रकार की बाढ़ की घटना घटित नहीं हुई, इसीलिए इस समूह में हम लोग को ज्यादा कोयला नहीं मिलता। भारत की कुल उपलब्ध कोयला का 96% कोयला गोंडवाना समूह का कोयला ही प्राप्त होता है। निर्माण का डेट भी कभी कभी पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में सिद्ध करना पड़ेगा। फिर यही क्रिया ये ऊपर में भी हुआ, लेकिन ये बहुत बाद के वर्षों में है, 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व ऐसा हुआ है, और ये टर्शियरी समूह के कोयला कहलाता है। ये बहुत नवीन कोयला है, भारत में बहुत कम है, सिर्फ 4%। जम्मू कश्मीर में ऐसे कोयला पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, एक पूर्वोत्तर में भी थोड़ा सा पाए जाते हैं। तो ये जो देख रहे हो ये समूह का कोयला बहुत कम प्रतिशत में है। कुल उत्पादन में भी 99% उत्पादन गोंडवाना समूह से है, ओनली 1% उत्पादन टर्शियरी समूह के कोयला करते हैं। यानी कोयला से हम लोग देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम कि कोयला दो तरह का है, एक 20 करोड़ साल पहले वो गोंडवाना समूह का कोयला है, और दूसरा 5.5 करोड़ साल पहले ये टर्शियरी समूह का कोयला है। और गोंडवाना समूह का कोयला ही भारत में सबसे ज्यादा निकाला जाता है, 99% हम लोग किसी का में निकालते हैं। और चूंकि हमने अभी बात जो सुनाई उस लाइन पर ध्यान दें, कोयला का निर्माण नदियों के द्वारा हुआ है, इसीलिए कोयला से प्रश्न आते हैं कि भारत में कोयला किन किन नदी घाटियों में पाई जाती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको दिमाग में सेट रखना है कि भारत में कोयला, ये जो आप देख रहे हो झारखंड और बंगाल, यहाँ पे एक नदी है जिसको दामोदर घाटी कहते हैं। ये दामोदर घाटी में ये कोयला खूब पाए जाते हैं, और दामोदर घाटी में ही सबसे ज्यादा कोयला है, जिसके अंतर्गत झारखंड और बंगाल में दोनों में कोयला मिलते हैं। चाहे वो झारखंड का तुम झरिया, बोकारो, जो भी धनबाद कर लो, या फिर इधर आओगे तो रानीगंज या जो भी सेक्टर इधर करोगे, ये सब दामोदर घाटी का देन है। दूसरा नंबर अगर हम लोग चले तो कोयला आपको याद होगा नीचे से ऊपर सोन नदी आती है, इसलिए सोन नदी के घाटी में भी हम लोग देखेंगे सिंगरौली और तमाम सिस्टम, यहाँ पे भी कोयला मिलता है। तीसरा इंपॉर्टेंट यहीं पर एक रिवर है महानदी, और महानदी आपको उड़ीसा में याद होगा, महानदी घाटी में भी कोयला मिलते हैं। चौथा नंबर अगर हम लोग चले तो ये महाराष्ट्र में जो मुख्य रूप से है, ये हम लोग मेन कहलाते हैं वर्धा गोदावरी घाटी। वहां पे गोदावरी की सहायक एक रिवर है वर्धा, और इसलिए वर्धा गोदावरी रिवर की घाटी में भी कोयला पाए जाते हैं। यानी अगर हम कहें किन किन नदी घाटियों में कोयला पाए जाते हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला हो गया दामोदर घाटी। और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया कि दामोदर घाटी के अंतर्गत सबसे ज्यादा कोयला है झारखंड और पश्चिम बंगाल, इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा नंबर हम लोग चलेंगे सोन घाटी, तो ये छत्तीसगढ़ का सेक्टर जो देख रहे हो, सोन घाटी के किनारे, उसी घाटी मतलब नदी जहां तक का पानी खींचता है, नदी और घाटी में अंतर है। ये नदी है लेकिन इतनी दूर तक के पानी इस रिवर में आते हैं, तो इतनी दूर का इलाका इस नदी का घाटी कहलाएगा। और इसी घाटी में जो कोई पेड़ पौधे होंगे तो खींच करके यहाँ पे आए होंगे। उस समय ये नदी नहीं रहा होगा, अत्यंत वर्षा के कारण इन घाटियों में इसका निर्माण हुआ होगा, और ये भी उसी समय निर्मित हुए होंगे। इसलिए नदी घाटी से ही प्रायः कोयला का विस्तार बताया जाता है। तो हम लोग देखे दामोदर घाटी, सोन घाटी, इसी के बाद हम लोग देखे महानदी घाटी। महानदी हम लोग बताए थे ये उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में भी कोयला आपको पाए जाते हैं। और लास्ट चौथा आपको बता दिए वर्धा गोदावरी घाटी, और यही वर्धा नदी के किनारे हम लोग देखेंगे ये महाराष्ट्र का सेक्टर होगा जहां कोयला मिलेगा। यानी भारत में कोयला के मुख्य राज्य की बात की जाए, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक का सेक्टर भी आप देख सकते हो। ये पूरा का पूरा देख रहे हैं नदी घाटी से कोयला को हम लोग डिफाइन। और सबसे इंपॉर्टेंट कोयला में एक पहलू आते हैं जिसको हम लोग सुनेंगे, कौन सा कोयला कितना दब गया जमीन के अंदर, उसके अनुसार से उसमें नमी की मात्रा है, और उसी के अनुसार से हम लोग कोयला को डिवीजन करते हैं। जो कोयला सबसे ऊपर है यानी प्रारंभिक चरण का कोयला है, इसको हम लोग पीट कहते हैं। जो सबसे ऊपर का कोयला है वो पीट है, नाम भी पीट है, काम भी पीट है, पीटते रहिए टूटेगा नहीं, नाम पीट है। और ये सबसे निम्न किस्म का कोयला है। आपको पूछा जाए कि बताओ सबसे घटिया कोयला, सबसे निम्न किस्म का कोयला, तो आप कहोगे कि समझ गए, पीट सबसे निम्न किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन के मात्रा बहुत कम होते हैं, अधिक से अधिक 30% तक इसमें कार्बन हो सकते हैं। कई पुस्तकों में तो 17-20% में ही छोड़ देते हैं, लेकिन स्तरीय पुस्तक आपको 30% तक कोयला पीट में होते हैं कार्बन, और ये सबसे निम्न किस्म का कोयला है। पीट के बाद जो आप देख रहे हो, ये सेकेंड नंबर जो स्टेप हम लोग को दिख रहा है, ये कोयला अलग नाम है और सभी लोग जानते हो, इसका नाम है लिग्नाइट। लिग्नाइट पीट से अच्छा कोयला है, परंतु लिग्नाइट में भी जो कार्बन है ये बहुत कम है, 30 से 70% तक है, पीट से तो ज्यादा है।
लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा कार्बन नहीं है, नमी की मात्रा इसमें भी अधिक है। और इसके बाद अगर हम लोग चलें तो नेक्स्ट नंबर जो हिस्सा आप देख रहे हो, इस हिस्से में सबसे ज्यादा कार्बन है और इसी कोयला को आप सभी लोग जानते हैं एंथ्रासाइट कहते हैं। और एंथ्रासाइट के नीचे जो आप देख रहे हो इसी को बिटुमिनस कहते हैं। ये ज्यादा गहराई में होने के कारण इसमें कार्बन कुछ कम जाता है, 70 से 90% तक ही है। इस हिस्से में सबसे ज्यादा कार्बन है और इसीलिए इसमें 90% से ज्यादा कार्बन है। अब इंपॉर्टेंट बात होती है जिसको हम लोग सुनेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट होगा। सबसे नीचे जो है वो बिटुमिनस है और सबसे ज्यादा दबाव पड़ने के कारण बिटुमिनस में नमी सबसे कम होता है। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आता है, कई बच्चे सिर्फ एक लाइन एंथ्रासाइट केवल रख के रखे रहते हैं, लेकिन आपको पूछा जाए किस कोयला में सबसे कम नमी होता है तो आपको आंसर बिटुमिनस होगा। कार्बन की दृष्टि से सबसे अच्छा कोयला कौन है, देन आंसर एंथ्रासाइट होगा। देखो यहाँ दो बात है, नमी से अलग है और कार्बन की दृष्टि से अलग है। तो सबसे कम नमी तो बिटुमिनस, सबसे ज्यादा कार्बन एंथ्रासाइट। पूछ नहीं दे, सिर्फ पूछे कि सबसे अच्छा कोयला कौन है तो आपको आंसर एंथ्रासाइट करना है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कार्बन है, ये दिमाग में आपको सेट रखना है। अब इसमें दो तीन चीज जल्दी बताओ, पहले कोयला इंजन चलता था, कार्बन के किस किस्म का प्रयोग कोयला इंजन में होता होगा, जल्दी गेस कीजिए, आंसर लिखिए। कोयला इंजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस कोयला का प्रयोग करते हैं, जल्दी से। वेरी गुड, बिटुमिनस, बिल्कुल सही जवाब है। कोयला इंजन में बिटुमिनस का हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन बिटुमिनस को निकालना सबसे खर्चीला है, कॉस्टली है, ये सबसे नीचे है। इसीलिए ज्यादातर हम लोग जो उपयोग करते हैं एंथ्रासाइट का उपयोग हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं। तो चलिए ये कोयला के टाइप्स भी आप देख लिए। अब कोयला कहाँ है, झारखंड, बाकी घाटी भी देख लिए, उन सभी घाटियों में जगह का नाम भी आपको याद करना पड़ेगा। अब एक स्टेप और आज के क्लास के लिए हम लोग का इंपॉर्टेंट, उसके बाद आज के क्लास कंप्लीट, हम लोग देखेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बाद आज का क्लास आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास और हमारा निर्धारित है खनिज में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट वाला क्लास होगा। और पेट्रोलियम के बाद हम लोग अगले क्लास में जो करेंगे कहां उत्पादन में ज्यादा है उसी पहलू को पढ़ेंगे। और तब एक क्लास के बाद आपको इधर खनिज से कोई क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए अभी हम जो समझाना चाह रहे हैं तो ध्यान दीजिए, सबको समझ में आए। पेट्रोलियम दो शब्द से बना है, ध्यान दीजिए। पेट्रोलियम दो, अब ध्यान दीजिए, आंसर में क्या मारना पड़ेगा, बिटुमिनस या एंथ्रासाइट। आपको अभी हमने बता दिया कि सबसे अच्छा कोयला देगा तो एंथ्रासाइट ही मारना है, लेकिन अगर उसमें ब्रेक लगा देगा, नमी की दृष्टि से नमी शब्द लगा देगा, दैट आंसर बिटुमिनस होगा, एंथ्रासाइट नहीं होगा। बाकी कार्बन की दृष्टि से तो आपको एंथ्रासाइट ही देना है। कुछ नहीं आपको दे रहा है तो आपको सीधा सीधा भी दे दे सबसे अच्छा कोयला तो सिर्फ आपको एंथ्रासाइट ही मारना है, बिटुमिनस नहीं देना। अब इसमें हम लोग ध्यान दें, अब आपका क्वेश्चन यहां पर ध्यान से सुनेंगे। पेट्रोलियम दो शब्द से बना है, एक का नाम है पेट्रा और दूसरा का नाम है ओलियम। तो पेट्रा और ओलियम ये दोनों के मिलने से बन गया पेट्रोलियम। और पेट्रा का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब होता है तेल। चट्टान के तेल को हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं। बड़ा आश्चर्य है जी, कई लड़का बड़ा आश्चर्य करता है, इस सरसों का तेल तो सुने थे, तीसी के तेल भी सुने हैं, कि चट्टान कौन मशीन में पेरेंगे कि तेल निकलेगा। तो भाई चट्टान पेरना नहीं है, चट्टान के अंदर पाए जाने वाले इस तेल को पेट्रोलियम कहते हैं। और पेट्रोलियम का अर्थ है इसमें पेट्रोल, किरासन, डीजल, मोम, जो अलकतरा देखते हो, सभी चीज मिले होते हैं। इन सब चीज के मिलावट वाले पदार्थ को पेट्रोलियम कहते हैं। भूरे रंग का चिपचिपा पदार्थ है और यह प्रायः उन्हीं जगहों पर पाया जाता है जो समुद्री जीव जंतु मरते हैं। तो उनके अंदर जो तेलीय पदार्थ है, वो तेलीय पदार्थ यहां जब जमा होते हैं तो उसी को पेट्रोलियम कहते हैं। और यहाँ पे दो चार बहुत इंपॉर्टेंट चीज पहले कर दे, तब भौगोलिक शब्द चलेंगे। पेट्रोलियम के लिए अगर हम शुद्ध करना चाहते हैं, बोलो किस विधि का प्रयोग करेंगे। शुद्ध करने का मतलब है कि सभी पेट्रोल, किरासन, डीजल को हम अलग करना चाहते हैं। तो बताओ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन उत्प्लावन विधि, ऐसे करके क्वेश्चन है। तो आप जल्दी से हमें आंसर दो। पेट्रोलियम को शुद्ध करने के लिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए दो बच्चे बहुत बढ़िया सही आंसर दे रहे हैं और हम लोग यही चीज सीखेंगे। पेट्रोलियम को शुद्ध करने के लिए जो विधि है इसको प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। अब जरा ध्यान देंगे, प्रभाजी आसवन विधि क्या है, कई बार बच्चे को यह भी क्लियर नहीं होता। तो जब टेम्परेचर में गलनांक में अंतर होगा, बात को सुनना, कोई ऐसा मिश्रण हो जिसमें विभिन्न गलनांक के पदार्थ मिले हुए हो, तो उस पदार्थ को अलग करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसको प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। और प्रभाजी आसवन विधि में पेट्रोलियम को हम लोग चेंबर में डालते हैं और अलग अलग गलनांक पर सबको निकाल लेते हैं, नीचे से गर्म करते हैं। जहां पेट्रोल को पिघलना है वो यहां निकल गया, डीजल पिघलना है यहां निकल गया, सभी पदार्थ इससे अलग होते हैं। और पेट्रोलियम में जिन जिन पदार्थों का मिश्रण है, अगर हम कहें कि बताओ वो पदार्थ कौन कौन से हैं, तो पेट्रोलियम में पेट्रोल मिले हुए हैं,
पेट्रोलियम में ही केरोसिन मिले हुए हैं, पेट्रोलियम में ही डीजल मिले हुए हैं, पेट्रोलियम में ही आप मोम मिले हुए हैं, पेट्रोलियम में ही ग्रीस मिले हुए हैं, पेट्रोलियम में ही अलकतरा मिले हुए हैं। और तुम देख पा रहे होगे कि पेट्रोलियम में कई पदार्थों का मिश्रण है और इन पदार्थों का गलनांक अलग अलग होने के कारण हम लोग प्रभाजी आसवन विधि से इनको शुद्ध करते हैं। और थोड़े भौगोलिक टर्म की बात करें, भारत में सबसे पहला पेट्रोलियम का उत्खनन किया गया मुंबई में, गुजरात में। सोचो जरा गेस करके, भारत में सबसे पहला पेट्रोलियम का उत्खनन हम कहां किए होंगे? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब सतेंद्र जी का है, असम में बिल्कुल सही जवाब है। और भारत में हम लोग का जो पेट्रोलियम है अंग्रेजों के समय से ही यहाँ उत्पादन हो रहा है। और मानचित्र पर थोड़ा सा आपको ध्यान दिला दें तो स्टेप आपके क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप जानते हो पूर्वोत्तर भारत है और अंग्रेजों के द्वारा ही 1866 में, कभी कभी डेट भी पूछे जाते हैं, देखो हम जल्दी डेट लिखना नहीं चाहते, लेकिन जहां पे बहुत महत्वपूर्ण है डेट याद रखना है तो आपको वो डेट ठीक ठाक करना होगा। अंग्रेज के समय ही 1866 ईस्वी में सबसे पहले असम में, कई बच्चे जगह भी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, डिगबोई, असम का जो जगह है वो जगह है डिगबोई। यहां पे हम लोग सबसे पहले पेट्रोलियम को निकाले। और धीरे धीरे हम लोग जब पता लगाए तो अरब सागर में बंबई से लगभग 176 किलोमीटर की दूरी पर एक टापू मिला और ये टापू का नाम हम लोग दिए मुंबई हाई। यहां पे सबसे ज्यादा पेट्रोलियम निकाल रहे हैं। फिर धीरे धीरे गुजरात का जो मैप आप लोग पढ़े हो तो गुजरात में इस खाड़ी का नाम कच्छ की खाड़ी है और इस खाड़ी का नाम खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी के पास ही जगह है अंकलेश्वर, और अंकलेश्वर गुजरात में सबसे अच्छा पेट्रोलियम यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है कि पेट्रोलियम हम लोग अरब सागर के सेक्टर में आज के डेट में सबसे ज्यादा निकाल रहे हैं। फिर जब हम लोग उद्योग की बात चलेंगे तो सभी बच्चे को क्लियर होगा। अब बिहार में किसी आदमी को पेट्रोल भरवाना है तो क्या करेगा? ये पेट्रोल बिहार में तो होता नहीं, तो कितना टैंकर जाएगा यहां से पेट्रोल लाने, किरासन लाने, डीजल लाने, मोम लाने, अलकतरा लाने? तो हम लोग पेट्रोलियम के लिए यहीं से पाइपलाइन बिछा दिए, जमीन के अंदर अंदर पाइप, उससे ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा। और पाइप से अगर पेट्रोलियम भेजेंगे तो कोई बीच में चोरी भी नहीं करेगा, क्योंकि अब पाइपलाइन से पेट्रोलियम निकालोगे तो उसमें सब चीज मिला हुआ है। अगर मोटरसाइकिल में चोरी करके डाल दोगे तो मोटरसाइकिल बैठ जाए तो चोरी भी नहीं होगी। और यहीं से उस समय प्लान किए तो हम लोग बिहार में एक जगह बनाए और इस जगह का नाम है बरौनी। इस बरौनी में तेल शोधक कारखाना बनाए। देखो धीरे धीरे फैक्ट्री में आएगा तेल शोधक कारखाना। तो तेल शोधक कारखाना बनाने का उद्देश्य था कि हम यहां निकाले, यहां भी शुद्ध करेंगे, पाइपलाइन से यहां भेजें, बरौनी में भी शुद्ध करेंगे और उन सेक्टरों में हम लोग इसका सप्लाई करेंगे। फिर टैंक लॉरी के माध्यम से जहां से शुद्ध होगा बिहार के पेट्रोल पंप तक पहुंचा देंगे। धीरे धीरे योजना आ रही है कि हर पंप को भी हम पाइपलाइन से बरौनी से जोड़ देंगे। इसके विस्तार की भी योजना हम लोग पढ़ेंगे, कैसे हल्दिया तक विस्तार है, ये पाइपलाइन सिस्टम में हम लोग देखें। और भी अब इंपॉर्टेंट देखो, हमने आपको बताया था कि जापान एक टापू नुमा देश है, वहां लोहा नहीं के बराबर है, फिर भी बहुत अच्छा स्टील का उत्पादन करता है, क्योंकि कच्चे पदार्थ के रूप में हेमेटाइट वो भारत से सबसे अधिक आयात करता है और भारत को अन्य चीजों में सहयोग भी प्रदान करता है। जापान के सहयोग से ही मुंबई हाई सबसे अत्याधुनिक तकनीक से पेट्रोलियम निकाल रहा है। यहाँ पे जापान ने एक अलग से हम लोग को एक यान दिया, इस यान का नाम है सागर सम्राट। देखिए सागर सम्राट एक ऐसा जहाज है जो जल के अंदर भी चल सकता है। ये जापान के द्वारा दिया गया है और हम लोग मुंबई हाई में इसका प्रयोग करते हैं और ये जल के अंदर चलते हुए पता लगाता है कि कहां पर पेट्रोलियम है और उसके खनन का भी काम करता है। आज के डेट में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन मुंबई हाई से ही हो रहा है। पूछा जाए कि बता दो जल्दी से किस राज्य में पेट्रोलियम का उत्पादन सबसे अधिक होता है, आंसर जल्दी से दीजिए, हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे कितने अच्छे सही आंसर लिखते हो। भारत के किस राज्य में पेट्रोलियम का उत्पादन सबसे अधिक हो रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए। महाराष्ट्र, गुजरात, असम, नागालैंड। वेरी गुड, कई लड़के राज्य की बात कर रहे हैं, मुंबई हाई मत लिखो, राज्य की बात कर रहे हैं। वेरी गुड। तो आपको देखो मुंबई हाई भले महाराष्ट्र में हो लेकिन इस सागर के द्वितीय सेक्टर में है तो इसको राज्य में हम नहीं गिनते हैं। हाँ, अगर राज्य शब्द नहीं लिखेगा कहेगा भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन हो रहा है, आंसर मुंबई हाई होगा। लेकिन अगर दे देगा कि बताओ भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा, देन आंसर गुजरात होगा, अंकलेश्वर का क्षेत्र हो जाएगा। ये मुंबई हाई चूंकि अरब सागर में स्थित है इसीलिए राज्य के रूप में इसके उत्पादन में गिनती नहीं करते। ये चीज आपको दिमाग में सेट रखना है। बाकी कौन प्रथम, द्वितीय, वर्ल्ड लेवल पे क्या इसकी स्थिति, इसी पे पूरा फैक्ट का क्लास हम लोग को अगले दिन चलेगा और अगला दिन आपको लगेगा कि एकदम आसान हो गया, हमको कोई तरह का समस्या खनिज संसाधन में नहीं रहा। और इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरी बात, ये तो आपका इधर का सेक्शन हमने रूटीन बता दिया आपको। अब मुख्य रूप से दरोगा का जो है डेट निकला हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी बहुत जल्दी डेट निकाल कर भी एग्जाम, देखो सीबीएसई जैसा एग्जाम था, कैंसिल हो गई। अब हम लोग को दो चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। एक तो अभी सबसे एक्टिव है बिहार बोर्ड। देखो एग्जाम के जब तक रास्ते नहीं खुलेंगे, हम लोग तो हर रास्ते पर आपको ध्यान दे रहे हैं, जब तक एग्जाम के रास्ते नहीं खुलेंगे आगे कोई एग्जाम अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा।
इसीलिए क्लास का सेशन भी बहुत छोटा भी रखते हुए केवल आपका रेगुलर रूटीन किया जा रहा है। और इसमें आपको ध्यान देना है, चाहे वो एनटीपीसी ग्रुप डी हो तो और देश भर का एग्जाम है, वो और समस्या है। सीबीएसई इसी में से तरह हो गया। अभी महाराष्ट्र और कई राज्य ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश वगैरह, जहां कोरोना संकट इतना ज्यादा है कि कोई भी देश स्तर का अगर कोई भी सिस्टम होगा तो दिक्कत हो, एग्जाम एकदम नहीं होगा। एनटीपीसी की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि दिसंबर के पहले एनटीपीसी होने जा रहा है, यानी पूरे अभी 6 महीना, अभी 5 महीना लगना ही लगना है उसमें। बाकी बिहार राज्य की जो परीक्षाएं हैं, जिसमें अभी बीपीएससी में तो टाइम लगेगा, अभी उन लोग का भी दिसंबर ही भागेगा, क्योंकि नवंबर में, अक्टूबर में बिहार में परीक्षा संभव नहीं है। बिहार में इलेक्शन है, नवंबर में आपके विधानसभा का कार्यकाल 5 साल पूरा हो रहा है, इसीलिए अक्टूबर से नवंबर फेज में निश्चित रूप से आपका जो है इलेक्शन होगा। नवंबर 25 तारीख के पहले काउंटिंग होगा और अधिसूचना जारी होने के बाद एग्जाम लेना कठिन कार्य होते हैं। तो इसीलिए बीपीएससी में भी हम मान के चल रहे हैं परीक्षा उनकी दिसंबर जाएगी। बाकी सिर्फ एक परीक्षा अभी लग रहा है दारोगा, चूंकि हाईकोर्ट का है जल्द बहाली कीजिए, ये मेन लाइन पर है, इसीलिए इनका परीक्षा इसमें संभावित है अगस्त के लास्ट होते होते हो जाए। ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि अभी 2 परीक्षा होने हैं। एक तो बिहार बोर्ड के डीएलएड का एग्जाम होना है, जिसमें अच्छे खासे लड़के 1 लाख बच्चे बैठने जा रहे हैं पूरे बिहार से, और बिहार बोर्ड जुलाई के लास्ट में ये परीक्षा को रखा है, अगस्त के फर्स्ट वीक में भी एग्जाम। तो इसीलिए एक तो हमें लग रहा है कि जुलाई लास्ट में अगर ही कैंसिल नहीं होता है तो ये हो जाएगा। अगर ही कैंसिल हो जाता है, कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा है कि हम परीक्षा करा दें, 20-25 लड़के फिर कोरोना ग्रस्त अगर आ जाए फिर पूरे बोर्ड का फजीरत हो जाएगा। तो इसीलिए अभी सिर्फ आपको कोशिश करना है, बने रहिए। दरोगा के लिए एक चीज हम कर रहे हैं, उन लोग का 5 तारीख को एक हम रूटीन देंगे, इसी महीने में 5 तारीख एक हो ही गया 3-4 दिन बाद, और उनका 1 घंटा स्पेशल प्रतिदिन हमारे साथ डेली चैप्टर बाय चैप्टर उनका टेस्ट सीरीज चलेगा, जो हमारे साथ बोर्ड पर हो। यानी उनका रूटीन मिल जाएगा कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री चैप्टर बता देंगे कि ये 2 पार्ट आप पढ़ के रखिए, उन दोनों पार्ट का आप पहले से वीडियो देख के एकदम तैयार रहिए, उससे जितने क्वेश्चन होते हैं वो सभी क्वेश्चन हम लोग साथ करेंगे, कि ओनली दरोगा बैच के बच्चों के लिए हो। तो ये चीज आपका जो है हम शामिल कर रहे हैं, ताकि उनके बच्चे को एक बार फिर से सब चीज वार्म अप हो जाए, रिवीजन हो जाए और वो भी बढ़िया कर पाए। बाकी सभी बैच जैसे चल रहा है आराम से चलते रहे। दिल्ली वगैरह से जो हमारे अभी जो टीम है, लगातार पॉलिटी इकोनॉमी आपको सब लगा ही दी है, उधर से भी डेली क्लासेस आपका चलते रहे। तो इसीलिए आपका पूरे सिस्टम जैसे है वो चीज वैसे ही रहेगा। इसमें लाइव क्लास का ऑप्शन नहीं है तो जरूर आया होगा, ऐप में नोटिफिकेशन किया गया था, पूरे सभी बच्चे का सभी का आया होगा। एनटीपीसी का टेस्ट सीरीज अभी लगातार 9-10 सीरीज डाले हैं। ग्रुप डी का भी उम्मीद है 2 रुपया में आप लोग को उपलब्ध करा रहे हैं, 10 से ग्रुप डी में साइंस वगैरह बढ़ जाएंगे। ग्रुप डी का भी टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, और पूरे 50 सेट जब हो जाएंगे तो इसका फिर हम लोग हल भी उसमें करा लेंगे, दोनों चीज आपके हो जाएंगे। तो चलिए आपका आज का क्लास यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद सबको।